रही है। मैम आपकी आवाज बंद हो गई, आप म्यूट पे हो लग के। हाँ जी, मेरे को पता है ना, मैं उस तरफ से लेफ्ट होने का वेट कर रही थी। हाँ जी, अब बताओ कौन सा क्वेश्चन था। What is the most likely value for Cp at constant temperature? Ma'am, 10th question. ओके, क्वेश्चन नंबर 10th। उसमें इनफाइनाइट कैसे आ सकता है? वो जीरो नहीं आएगा मैम, वो तो डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अपने पास डेफिनेशन होती है कि अपने को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ना, 1 ग्राम किसी भी गैस को थ्रू कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो वो तो डेफिनेशन में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। आपने ना वैसे नहीं सोचना है, आपने 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है, ठीक उसमें है। जीरो भी है ना हाँ, जीरो भी है, बट अब जीरो किस हिसाब से सोच रहे हो। मैम? क्योंकि फिर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर भी दिया लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो उसमें बचेगा ही ना। हीट तो रहेगा ही रहेगा चाहे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट भी कर रहे हो, तो वो इनफाइनाइट कैसे हो गया? आपने बोला है डी टी की वैल्यू जीरो है, उस हमें पता है मेरी बात सुनो, इस चीज को ना समझो। हमने लिखा है C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यही हाँ लिखा जी, है, ठीक यस है। मैम। अब हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखना है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखना है तो T कांस्टेंट है, तो dt की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे। dt चेंज इन टेम्परेचर, हम ठीक है आपकी बात कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट तो है ही ना, हीट की यस कुछ मैम। ना कुछ वैल्यू तो है। बट जो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर यहाँ पे dt की वैल्यू हो जाती है जीरो, तो 1/0 इनफाइनाइट बन गया। इनफाइनाइट बन जाएगा। मीन्स हम लोग फिर वो डेफिनेशन ना देखे, क्योंकि डेफिनेशन के साथ तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना फिर, या तो फिर इस। ये नहीं, डेफिनेशन तो ये भी है, ये भी तो हमने डेफिनेशन से ही यस बनाया है मैम। ना, उसकी डेफिनेशन से ही निकाला है ये वाला फॉर्मूला हमने, कि डी क्यू किसके इक्वल होता है, सी एम इंटू डी टी के, ठीक है। यस। ये भी तो करेक्ट है चीज। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद और कौन से क्वेश्चन पे थे हम। अच्छा, कल वाली सारे सबने वीडियोस देख ली है। यस मैम, 24th रिपीट कर दो उसमें से, 24th। लास्ट जहाँ पे छोड़ा था हमने उस वीडियो में। ओके, एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24th। तो 24th में क्या है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, in an adiabatic process whereas pressure is increased by 2 by 3%, if cp by cv is 3 by 2, देखो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है 2/3%, तो मैं लिख सकती हूँ p डैश इज इक्वल टू 2/3% ऑफ p, ठीक है। उसके बाद क्या है, और हमें एक गामा की वैल्यू गिवन है,
3/2। मैम साथ में पी भी तो प्लस करेंगे। पी प्लस करेंगे मतलब? इतना प्रेशर इंक्रीज किया है ना। हाँ, कल ना मेरे को लग रहा था मैंने कुछ गलत करवाया है, तभी मैंने क्वेश्चन छोड़ा था ये, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था। 23% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है मींस प्लस पी लिखना पड़ेगा हमें। इंक्रीज बाय 2/3% मींस पी डैश माइनस पी 2/3% लिख सकते हैं हम। पी डैश माइनस पी दोनों का डिफरेंस ही आएगा, ठीक है, वो इतने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखो गामा की वैल्यू हमें गिवन है, हमें बताना है कि वॉल्यूम कितने परसेंट डिक्रीज होगा। तो अब क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होता है? पी बी गामा रेज टू इक्वेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V रेज टू पावर गामा, यहां से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू पावर गामा। अब एक हम P डैश के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से दोनों को डिवाइड करो तो क्या बनेगा? P/P डैश इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ये नीचे ये चीज ऊपर आएगी, V डैश बाय V रेज टू पावर गामा। तो यहां से V डैश बाय V इज इक्वल टू, ये मैं अगर इस तरफ लेके आऊं, P/P डैश रेज टू पावर 1/गामा, ठीक है। तो हमारे पास गामा की वैल्यू गिवन है, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है वो निकालना है। तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो, हम यहाँ पे पहली बात तो पी डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो पी डैश की वैल्यू हो जाएगी 2/3% प्लस पी। अब 2/3% को हम और क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? मैम इस सारे को 5/3% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/3% ऑफ पी। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में लेना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे मान लो कि ये इतने परसेंट है, ठीक है, तो ये इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है। 2/3 फिर भी नहीं मान सकते। क्यों मैम? अगर वो फाइव हंड्रेड बाई परसेंट अगर वो 100% मान के चलते हैं, अगर पी 100% है तो उसमें इंक्रीज हुआ है, या अगर पी 1% है तो 1% का 2/3% इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 5/3% ही हो जाएगा पी का। उन्होंने ना ये नहीं मेंशन किया कि किसका 2/3% इंक्रीज हुआ है। स्टेटमेंट देखो, 2/3% ऑफ पी नहीं है, तब तो आप पी बाहर निकाल सकते ना। मैम तभी भी तो बात एक ही है ना, अगर हम मान के चलते हाँ, हैं। तभी भी सेम ही चीज है, तभी भी सेम ही बोल सकते हैं। अगर आप इसको बोल रहे हो 1, तो इसका ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। मीन्स अगर आप इसको 1 मान के चल रहे हो, 100% को 1 वैल्यू मान के चल रहे हैं, तो उसका 2/3 वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, ठीक है। 2/3 वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो यहां से अगर हम निकाले 2/3 प्लस 1, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5/3 आ जाएगा ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं वैल्यू, क्या लिखूंगी यहाँ पे? 5/3 टाइम्स पी, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। तो ये निकलेगा, कैसे निकलेगा ये? पी के साथ पी कैंसिल, 3/5 रेस टू पावर 2/3। यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल है ये, बट कर भी सकते हैं। इन्होंने क्या गिवन है?
कैसे करोगे इसको सॉल्व? क्योंकि ऑप्शंस में 4/9% है, 2/3% है, 4% है, 9/4% है। तो मिनट रुको, इसको हम कैसे कर सकते हैं? मैम या तो इसके ऑप्शंस गलत हैं। मैम इसको ऐसा लिख सकते हैं dp/p इज इक्वल टू 2/3%। कैसे? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 2/3%। लिख सकते हैं। तो फिर फिर भी पीवी रेज टू पावर गामा का अगर हम लोग डेरिवेटिव कर दें उस पर प्रोडक्ट रूल लगा के, डेरिवेटिव क्यों करना है? फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना, वहां से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने क्या बोला है? dp/p दैट इज ये डेल्टा आया है p, टू बाई टू थ्री बाई थ्री परसेंट परसेंट तो ये ये हो गया टू टू बाई बाई थ्री थ्री परसेंट को हम इंटू कैसे 100, लिखते हैं? 2/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 200/3, अब हमने निकालना है डेल्टा वी डैश। पहली चीज ये निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे? क्या बोला था आपने? डेरिवेटिव करके? पीवी रेज टू पावर गामा का। नहीं बात बनेगी। फिर आपका फिर भी एक जगह साथ में पी आएगा, फिर अब पी की वैल्यू क्या मैम सब्स्टिट्यूट करोगे? अगर पीवी रेज टू पर गामा का हम डेरिवेटिव ही कर देंगे, उस साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डीपी की वैल्यू पुट कर देंगे, गामा से डीपी कट जाएगा, वी की वैल्यू रह जाएगी, वो 0 ही आ जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम तो फिर 0 ही आ जाएगा। जीरो कैसे आया नहीं फिर? जीरो नहीं मैम नहीं, आएगा। अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दे, पीवी रेज टू पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का, देखो पी है, इसका डेरिवेटिव करो, गामा बाहर आया, आगे आया, गामा -1, ठीक है, फिर साथ में आएगा डीवी ठीक है सर प्लस, मैम। जीरो नहीं आएगा। फिर वी रेस टू पावर गामा, फिर आएगा डी पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकलेगा पी गामा, बी गामा -1, डीवी ये उस तरफ लेके गई माइनस आ जाएगा। अगर आप फिर से ना इसकी क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने की कोशिश करोगे, फिर से आपकी वैल्यू सेम बन जाएंगी। सेम ही चीज आ जाएगी। यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पी और वी की वैल्यूज नहीं पता है। पी और वी मैम की वैल्यूज थोड़ा अगर रीअरेंज कर लें। कर लो। लो, आपको निकालना है डीवी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डीवी, इसको ऐसे ही रखते हैं, वी रेस टू पावर गामा बाय वी रेस टू पावर गामा -1, यहाँ से पी गामा ये बनेगा, इस तरफ है डी पी, डी वी, ये ऊपर जाएगी टर्म, गामा माइनस गामा +1 बाय पी गामा डी पी, ये कैंसल, -p/v गामा डी पी। अब इंटीग्रेशन करके फिर से आप v इस तरफ लेके आओगे नहीं इंटीग्रेशन मैम करने की कोशिश। इंटीग्रेशन नहीं करने की जरूरत। हाँ, क्योंकि फिर डीपी की दोबारा वैल्यू, नहीं करना। डीपी की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे, गामा की वैल्यू पुट कर मुझे देंगे, पता पी है को 100% मान के चल लेंगे। v को हंड्रेड पी को परसेंट मैम, पी को तो डीवी आ जाएगा ना, वी की टर्म्स में भी इतना चेंज हुआ है। करके देखते हैं अगर आ जाए। इसको 2% ही रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? गामा की वैल्यू कितनी है? मेरे को लगता है आंसर आ गया है इसका। कितनी थी गामा की वैल्यू? 3/2। ये लो, आंसर आ गया 4/9%। मैम माइनस में आएगा हाँ अब। जी, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना।
ऑप्शंस में बोला है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यही लिखा हुआ है 4/9%। कर सकते हो मतलब आप लोग पेपर में क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 25 तो ग्रुप में ही आया था क्वेश्चन, आपको ही करने को बोला था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। हो गया था ये सबका? हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ जी, 25 क्वेश्चन हो गया था या फिर नहीं? यस मैम। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन वी एंड टी इज गिवन बाय। वी और टी में रिलेशन पूछा था, तो मैंने आपको बोला था सिर्फ एक रिलेशन याद रखो, ये वाला। टीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। हमें टी और वी में रिलेशन चाहिए, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो, एनआरटी बाई वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनआरटी बाई वी। वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एनआर तो कांस्टेंट है, टी वी की पावर गामा यहाँ पे 1 है, गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना डी ऑप्शन में T-1 लिख रखा है, वहां पे टी नहीं आएगा, वहां पे गामा -1 आएगा, इस चीज को करेक्ट कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। इन विच प्रोसेस द पीवी इंडिकेटर मैम डायग्राम इज 23rd आर। भी नहीं हुआ था। 23rd? हाँ जी मैम। कल मैंने वीडियो में करवाया था आपको, वीडियो नहीं देखी जितेंद्र ने तो। अच्छा, रुको रुको। 23rd में देखो क्या होगा। 2 moles of oxygen, 2 moles of oxygen are mixed with 8 moles of helium। 2 moles of oxygen मीन्स मैं N1 ले रही हूँ, 2 किसकी है? O2 की। ठीक है, फिर 8 moles है हीलियम की, मिक्स्ड कर दिए गए हैं। देन इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस हमें सीवी निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट निकालने को बोला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ये, सीवी इज इक्वल टू N1 CV1 N2 CV2। अगर यहाँ पे सीपी होता तो सब जगह सीपी लेके चलते। अब आपने 2 को मिक्स किया है तो 2 वैल्यूज ले रहे हो, अदरवाइज क्या लेते? 3 लेते। अगर 3 को मिक्स करते 4 होते तो 4 वैल्यूज आ जाती। ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ऐसे निकालने हैं। ठीक है, जैसे किसी की मीन वैल्यू निकालते हैं, सेम ही चीज है। ठीक है, जैसे किसी की मीन वैल्यू निकालते हैं, सेम ही चीज है। अब N1 पता है, N2 पता है, बट CV1 नहीं पता। CV1 कैसे निकालेंगे? आपको पार्टीशन थ्योरम में हमने ये सीखा हुआ है, CV कैसे निकालना है। DU U, बाई dt। हाँ जी, U होता है RT, U होता है F/2 RT। अब यहाँ से CV होता है DU/dt, तो ये हो जाएगा F/2 R। अब उसके लिए ऑक्सीजन के लिए एफ की वैल्यू कितनी है? एफ क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितनी है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? ये क्या है? 5। डायटोमिक है, मोनोटोमिक है, 5। ट्राइटोमिक है? मैम डायटोमिक है। कितनी होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 5। 5। तो इसका हो जाएगा 5/2 R। ऑक्सीजन मीन्स V1। CV2 कितना हो जाएगा? हीलियम मोनोटोमिक है, डायटोमिक है, क्या है? मोनोटोमिक है मैम। नोबल गैस है ये, तो ये एक मोनोटोमिक गैस है। तो मोनोटोमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3/2 मैम। 3/2
2r, तो सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। n1 की वैल्यू 2 इंटू 5/2r प्लस 2 इंटू 3/2r डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, सॉरी 8 है एक जगह, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो ये कैंसल, ये कट के 4 आ गया, 5r प्लस 12r डिवाइडेड बाय 10, ये बनेगा। फिर ये हो गया है 17r/10, तो यहाँ से 1.7 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1.2 लिख रखा है क्या, ऑप्शन में टिक कर रखा है? नहीं आएगा, 1.7 आर आएगा इसका आंसर। हाँ जी, क्लियर है ये चीज सबको? हाँ जी, जितेंद्र आ गया समझ क्वेश्चन? हाँ जी मैम। किसी और को कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन V एंड T इज गिवन बाय, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, इन विच प्रोसेस द PV इंडिकेटर डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस। क्या आंसर होना चाहिए? एक आइसोबारिक। है जी, आइसोबारिक। एक पीवी डायग्राम है, इस तरफ वॉल्यूम है, इस तरफ प्रेशर होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर की एक फिक्स्ड वैल्यू रह रही है। तो अगर प्रेशर की एक फिक्स्ड वैल्यू रह रही है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम? ऑप्शन ए है, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस, द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, ये भी नहीं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, जरूरी नहीं है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी स्टेट फंक्शंस हैं, ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, हो सकती है, एडियाबेटिक के लिए डीएस जीरो ही तो होता है, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ये भी गलत है, ठीक है। तो उसमें तो डी क्यू जीरो होता है, वर्क डन की तो कुछ वैल्यू होती है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, internal energy of a perfect gas is independent of टेम्परेचर मैम। टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है? रिलेशन तो यही होता है मैम, डी यू इज इक्वल टू क्यू, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डीवी या प्लस पी डीवी। क्या बोला था आपने? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। यहां से आप देखोगे परफेक्ट गैस है, ठीक है। परफेक्ट गैस मींस आइडल गैस बोल आइडियल गैस। सकते हो इसको, हाँ जी मैम। बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है ये, तो आइडल गैस होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी। तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के, वॉल्यूम के, टेम्परेचर के, या फिर नन ऑफ दीज।
हम इसको निकाल सकते हैं अगर मैं पी डीवी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। कैसे हो सकता है ये? मैम ये प्रेशर एंड वॉल्यूम ही आएगा इसमें, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी। वो तो करेगी, मैं ये सोच रही हूँ आपको ये डेरिवेशन कैसे करवाऊं। मैम एक्चुअली केमिस्ट्री में हम डायरेक्ट करते हैं ऐसे कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, क्योंकि एनर्जी है तो हम कहते हैं कि वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अब आइडियल गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन तो इसलिए मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पर काइनेटिक एनर्जी तो मैम रहेगी ना, क्योंकि टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो मैम टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी ही, बस क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो प्रेशर पे भी नहीं डिपेंड करेगी और वॉल्यूम पे भी नहीं डिपेंड करेगी। बोल सकते हो। कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये, केमिस्ट्री में? मैम उसमें भी है ना थर्मोडायनेमिक्स। ओके। बोल सकते हो ये भी चीज। ये समझ आ गई है बाकियों को? हम फिर इसके दो आंसर आएंगे। हाँ जी, दो आंसर आएंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वैसे होता नहीं है नॉर्मली, ये तो आईआईटी जैम में होता है, उसमें तीन चारों ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं कई बार। आप में तो एक ही ऑप्शन सही आएगा। अच्छा, ब्लोइंग एयर विद ओपन माउथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लोइंग एयर with open mouth is an example of isobaric process, isothermal process, isochoric process और adiabatic process। किसकी एग्जाम्पल हो सकती है ये? सोच के देखो इस चीज को। हाँ जी, आया किसी का आंसर? देखो इसका आंसर ना आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे होगा? जो इनसाइड, जो प्रेशर होगा ना इनसाइड इनसाइड माउथ के, या फिर आउटसाइड अगर आप देखोगे, वो सेम मिलेगा आपको प्रेशर। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर आपको सेम मिलेगा। इस वजह से इसको बोला जाता है कि ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ब्लोइंग एयर विद ओपन माउथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। इस चीज को ना थोड़ा सा सोच के देखना कि प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस चीज को सोचना, आपको ना समझ में आएगी। बट आपने एक चीज याद रखना, आइडियल केस लेके चलना है। ठीक है, आइडियल केस लेके चलना, तब जाके ये क्वेश्चन हो सकता है। अदरवाइज तो रियल लाइफ में तो इंसुलेटेड चीजें भी नहीं होती हैं, बट हम थ्योरेटिकली ये सारी चीजें मान के चलते हैं, तो इसको आइडियल केस मान के चलना, ये आइसोबैरिक ही निकल के आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर एट अ गिवन प्रेशर इज नोन एज। क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, हाइपर टेम्परेचर। क्या होता है? फेस ट्रांजिशन में कर चुके हैं। एक फेस से दूसरे फेस में कन्वर्ट होना किस टेम्परेचर पे होती है? ये ट्रांजिशन ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे ये पॉसिबल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इन द प्रोसेस ऑफ फेस ट्रांजिशन, इन द प्रोसेस ऑफ फेस ट्रांजिशन ऑप्शंस हैं, गिव्स पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, only volume remains constant, only entropy remains constant, only temperature remains constant। अब फेस ट्रांजिशन है, अब जरूरी नहीं है ये कौन सी फेस ट्रांजिशन उन्होंने दी हुई है। तो अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करोगे ना, जैसे ऑप्शन सी है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जरूरी नहीं है। इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी जरूरी नहीं है।
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी जरूरी नहीं है, बट जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो सकती है। क्यों कांस्टेंट हो सकती है? हमारे पास हमने वो किया था ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जी कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर जी कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आ जाएगा। It gives potential function remains constant. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में किसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है और किसमें फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है? फर्स्ट ऑर्डर में फिजिकल स्टेट चेंज होती है और सेकंड ऑर्डर में फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती, उसमें सेम रहेगी। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अ लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन एट क्रिटिकल पॉइंट, a paramagnetic phase transition, normal metal superconductor phase transition, a liquid gas phase transition away from the critical point। देखो ऑप्शन बी और सी में तो फिजिकल स्टेट चेंज ही नहीं हो रही है, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब दो ऑप्शंस बचे हैं ए और डी, कि लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन हो रही है, एक हो रही है एट द क्रिटिकल पॉइंट, एक अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। दोनों में से कौन सा सही है? अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये मैंने आपको स्पेशल केस करवाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द हीलियम 1 एंड हीलियम 2 ट्रांजिशन इज कॉल्ड लैम्डा कर्व। ये ना आपको आएगा, चाहे आप इस चीज को लर्न भी कर सकते हो, ये हम सीएमपी में करेंगे, जब हम वो करेंगे सुपर कंडक्टिविटी में ही थोड़ा सा पोर्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि इसको लैम्डा कर्व बोलते हैं, क्योंकि सब्लिमेशन नहीं होती है, क्योंकि इसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज नहीं हो रही है, हीलियम 1 एंड हीलियम 2 ही है, हीलियम का हीलियम ही है, तो सब्लिमेशन लाइन नहीं हो सकती, सुपर फ्लूइड लाइन नहीं हो सकती, वेपराइजेशन कर्व नहीं हो सकती, तो एक ही बची है, वो है लैम्डा कर्व, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन अकर्स इन। डिफ्यूजन का फिनोमिना किस किस में? गैसेस में हो सकता है सिर्फ, लिक्विड्स में हो सकता है, सॉलिड्स में हो सकता है, या फिर सॉलिड लिक्विड गैसेस। क्या होना चाहिए आंसर? गैसेस और लिक्विड्स में होता है, सॉलिड्स में तो बहुत मिनिमम एक्सटेंट तक होता है। नहीं होता है सॉलिड्स में, फर्स्ट टॉपिक हमने यही किया था, फर्स्ट मैम अगर टॉपिक। होगा भी तो बहुत मिनिमम, मतलब कि बहुत ज्यादा मिनिमम। उसकी इन्होंने एग्जांपल थी हमने, जैसे हम ग्रीन बोर्ड पे चाक से लिखते हैं, उसे 2-3 मंथ मतलब कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में रब करते हैं, उसका हल्का सा डिफ्यूजन हुआ होता है। या पीएन अगर मतलब जंक्शन। कि हाँ, हम कोई दो मेटल ब्लॉक्स को अगर टाइटली बांध कर रख दें, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब कि वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। बट देखो इन्होंने ये तो नहीं पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको तो तीनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे ना। सॉलिड में डिफ्यूजन होती है, अगर आप देखोगे पीएन जंक्शन इसकी एग्जांपल है, पीएन जंक्शन में होती है ना डिफ्यूजन, हाँ जी मैम। सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन चाहे वो बहुत कम होती है, बट होती जरूर है, तो ऑप्शन बी में लिखा है सॉलिड लिक्विड लिक्विड एंड गैसेस तीनों में होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, फॉर अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर। प्रेशर, देखो अब इस चीज को ध्यान रखो, जो मैंने आपको रिलेशंस करवाए थे, चाहे वो प्रेशर का था जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में निकाला था, चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एनर्जी डेंसिटी है, चाहे आप क्लासिकल की बात करो, बोसोन्स की बात करो, फर्मियंस की बात करो, तीनों के लिए रिजल्ट सेम रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, हमें ये निकालना है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था, S/D U/V,
ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी, इनवर्सली बोल रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब हमें तो फाइंड करना है कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। अब एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। एनर्जी डेंसिटी का आपने ईएफ के साथ रिलेशन देखा हुआ है, T/S+1। ईएफ टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है, तो हम यहाँ से बोल देते हैं कि ये भी डायरेक्टली है। याद है ये सारी चीजें? हाँ जी, याद है ये सारी चीजें जो हमने की थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। आप लोग तो सारे ऐसे चुप हो गए जैसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। यस मैं मैम वो याद ऊपर है। ऊपर वाला याद है कि सिर्फ P = S/DU/V। ये आपको करवाया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। यस मैम, जब एनर्जी स्टेट का भी, जीई का भी कुछ, एनर्जी डेंसिटी का भी आपने ड्राइव करवाया था फॉर्मूला। रिवीजन करो, रिवीजन। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कि आपको कितनी डायमेंशंस गिवन है और एस की वैल्यू कितनी है, मींस रियलिस्टिक है या फिर नॉन रियलिस्टिक केस है। तो हम क्या वैल्यूज लेके चलते हैं, हम क्या वैल्यूज लेके चलते हैं? S = 2 और T = 3। और D = 3। तो यहां से आ जाएगा T 3/2 + 1, तो ये आ जाएगा 5/2। तो देखो एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है, 5/2 के साथ। तो ये भी ऐसे ही वेरी करेगी क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के, और यू आगे टेम्परेचर के साथ 5/2 के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, तो हमारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁵ 5/2। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम इसमें उसके S क्या था? बाद, हाँ जी, S क्या था इसमें? ऐसे का कांस्टेंट होता है अगर आपको रिलेटिविस्टिक केस गिवन है। रिलेटिविस्टिक मींस लाइक फोटोन, ठीक है। तो फोटोन के लिए एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए आपके पास एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर आपको पेपर में नहीं मेंशन कि ये रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो आपने नॉन रिलेटिविस्टिक का केस मान के करना है। ठीक है, तो एस की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर आपको फोटोन के लिए यही चीज निकालने को बोला जाए तो फोटोन के लिए क्या होगा, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। अ सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज वन इन विच, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में द प्लॉट ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शोज अ डिसकंटिन्यूटी। नहीं, एंट्रोपी, एंट्रोपी में क्या होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होता है, उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, तो इसके उन्होंने तो बोला है कि ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। एक बार याद करवा देती हूँ आपको। जी की वैल्यू होती है H-TS, तो यहां से DG निकाल लो, DH - TDS, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब H, DH की वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए H होता है U + PV, तो DH हो जाएगा DU + PDV + VDP। ठीक है, DU की वैल्यू क्या होगी, ये होगी TDS - PDV + μDN + PDV + VDP। यहां से हमारे पास ये कैंसल,
तो TdS प्लस म्यू dn प्लस VdP ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, dg क्या आएगा, TdS प्लस म्यू dn प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT। ठीक है, देखो हमने dg की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है वो g की ही टर्म्स में चेक करना है। तो उसके लिए dh की वैल्यू चाहिए, वो मैंने यहाँ से निकाल ली, ये वाली वैल्यू यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट की, ये बन गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो dg की वैल्यू आ गई है म्यू dn प्लस VdP माइनस SDT, यही बन गया है। अब यहां से आप देखोगे, अगर मैंने म्यू की वैल्यू निकालनी है तो म्यू की वैल्यू के लिए मुझे p और t को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहां से देखो ये निकलेगा करली g बाय करली n, p और t को कर दो कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर v की वैल्यू निकालनी है वो आ जाएगा करली g बाय करली p, n और t को कर दो कांस्टेंट। ऐसे ही s की वैल्यू निकलेगी माइनस करली g बाय करली p, n और p इन दोनों को कर दो कांस्टेंट। तो देखो जो इंट्रोपी है वो फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है, इंट्रोपी फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है t के। तो अगर ये t के फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है तो जो s है वो क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर आप सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बट ऑप्शन में क्या लिखा है, द प्लॉट ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शोज द डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर है ये मैं कैसे बोल रही हूँ? हाँ जी, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मैम हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर देखना है, क्योंकि मैम इधर तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस बोला, सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूस बोला है, तो दोनों कैसे देखेंगे? एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, एक थी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जी कॉन्टिन्यूस होता है, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, मींस यहां पे लिखो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर किसी का डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाए, अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाए, जो उसके हायर डेरिवेटिव है वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करते हैं, मींस आप फाइंड ही नहीं कर सकते, मींस आप फाइंड ही नहीं कर सकते। और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, जी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, और जो सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जी इज डिसकॉन्टिन्यूअस। और जो हायर है, थर्ड और हायर, वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। पहले हमने ये चीज की हुई है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हमने ये चीज की हुई है। अब यहाँ पे देखो जो इंट्रोपी है, जो इंट्रोपी है वो जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है, वो जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है। तो अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है तो जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। बट ऑप्शन ए में क्या लिखा है
कि वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगी। हाँ जी बताओ, अभी भी नहीं समझ आया? इतना डिफिकल्ट हो गया क्या ये टॉपिक? नहीं मैम, हम्म, मैम उसमें फर्स्ट तो लिखा ही नहीं हुआ मैम। अरे नहीं, आपके माइंड में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एस जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में आता है। उन्होंने बोल दिया कि एंट्रोपी डिसकंटिन्यूअस है, यही बोला है। हाँ जी मैम, एंट्रोपी क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस। अब हाँ आपको जी। कैसे पता चला? उन्होंने कहा है प्लॉट ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्लॉट ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहां से देखो, ये जो एंट्रोपी है ना, वो एंट्रोपी जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है। अगर जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रही है तो ये कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ठीक ए है मैम। निग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है मैम। उसके बाद ऐसे ही ना, आप पहले ऑप्शन सी देखो, द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर शोज डिसकंटिन्यूटी। ये करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा? हाँ जी बताओ, सामने पड़ा है आंसर। ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया मैम। कॉन्टिन्यूस है ये, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर के लिए। देखो, ये पड़ा है वॉल्यूम, फर्स्ट डेरिवेटिव में पड़ा है, तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी लिखी है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक जो आपको नहीं करवाया, वो है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू। यहाँ पे ना स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कंप्रेसिबिलिटी आएगी। अब अगर आप स्पेसिफिक हीट की बात करोगे, वहां पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है हमारे पास, ये होती है du/dt, ठीक है, या फिर अगर सिंपल आप c लिखना चाहते हो तो dq/dt हो जाएगा। अब q, ठीक है, dq की वैल्यू क्या होगी? dq की वैल्यू होगी आपके पास du प्लस pdv, ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे du प्लस pdv बाई dt, तो ये आ जाएगा du प्लस dt प्लस pdv बाई dt, ठीक है। अब यहां से आप वॉल्यूम की वैल्यू देखो, आप वॉल्यूम की वैल्यू देखो, वॉल्यूम की वैल्यू देखोगे, ये रही करली जी बाई करली पी। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मैं इतनी टर्म को देख रही हूँ, पी डी बाई डी टी, ये v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, करली जी बाई करली पी हो जाएगा, ठीक है, एन और टी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से एक चीज देखो, ये क्या बन रहा है, जो ये यहाँ पे आ रहा है सी में एक्सप्रेशन, वो जी का सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है, जी का सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है। अगर ये जी का सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो सेकेंड डेरिवेटिव वाले क्या होने चाहिए? सेकेंड डेरिवेटिव वाले कॉन्टिन्यूस होने चाहिए या फिर डिसकॉन्टिन्यूस होने चाहिए? डिसकंटिन्यूस मैम। डिसकॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो देखो, जो स्पेसिफिक हीट है वो डिसकॉन्टिन्यूटी ही शो कर रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब रही चीज ऑप्शन डी की, कंप्रेसिबिलिटी, क्या लिखी थी वैल्यू हमने कंप्रेसिबिलिटी की? कंप्रेसिबिलिटी अल्फा -1/v करली v बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी v की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1/v
करली बाय करली पी करली जी बाय करली पी एट कांस्टेंट एल नॉट टी, ये हो जाएगा पूरा पी। तो देखो ये भी आ रहा है जी के सेकंड डेरिवेटिव में, तो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए या फिर डिसकॉन्टिन्यूस होनी चाहिए? डिसकंटिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूस होनी चाहिए ना। तो बट फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है? कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसे ऐसे डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन? ऑप्शंस है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक लिक्विड, नॉर्मल लिक्विड हीलियम टू सुपरफ्लूइड हीलियम, सुपर कंडक्टिविटी टू नॉर्मल स्टेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन, बाकी सारे सेकंड ऑर्डर उसमें है, फेस में। यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ये तो हो जाना चाहिए, फ्रीजर वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाया था। देखो जल्दी से हो जाएगा। यस मैम, हो यस जाएगा। मैम, हो जाएगा। फ्रीजर में हम यही करते हैं ना, जो हीट हम बाहर निकालते हैं, जो हमने हीट ली थी, ठीक है, उसको जो हमने हीट ली थी उसको पहले हम कंप्रेस करते हैं, वर्क करते हैं उस पर, फिर उसको हीट को इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर देते हैं आउटर वाले एटमोस्फेयर से, ताकि हीट हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी फ्लो कर सके, ठीक है। तो वो बाहर वाले से ज्यादा ही होगी जितनी हमने कंटेंट से ली थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके इक्वल होता है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में भी किया था मैम, चेंज इन टेम्परेचर उसी पे डिपेंड करता है। यस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, हमने यही लिखा था। cv होता है du बाई dt, तो यहां से du हो जाएगा cv dt, तो du इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। तो ये थी फर्स्ट असाइनमेंट के 40 क्वेश्चंस। अब करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट। फिर इसमें वही क्वेश्चन है, फेस ट्रांजिशन वाला ही घूम रहा है। फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन में, फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन में can be characterized by first order derivative of Gibbs function changes discontinuously. First order phase transition में first order derivative of Gibbs function changes discontinuously। क्या ये सही है या फिर गलत है? नहीं मैम, कॉन्टिन्यूस होता है ना। क्या बात कर फर्स्ट रहे ऑर्डर हो डिसकंटिन्यूस होता है मैम। अलका? फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसे याद रखो। अगर फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा, अगर सेकंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन है तो सेकंड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे तो, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैम इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी पड़ी है। ओके, मैंने देखी नहीं। There exist changes in entropy, volume and latent heat। क्या एंट्रोपी, वॉल्यूम और लेटेंट हीट में चेंजेस हो सकते हैं? बताओ। फर्स्ट ऑर्डर में एंट्रोपी में तो मैम एंट्रोपी, पक्का हो गई, चेंजेस एंट्रोपी में तो पक्का होंगे। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। मान लो हम सॉलिड से लिक्विड फेज में जा रहे हैं हम्म, या लिक्विड से गैस फेज में जा रहे हैं, उसकी तो रैंडमनेस पक्का इंक्रीज होगी, उसकी तो एंट्रोपी पक्का चेंज होगी। अच्छा, आगे एंट्रोपी तो वॉल्यूम का, वॉल्यूम का कुछ कह भी सकते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत
हो सकता है नेग्लिजिबल चेंज हो सकता है लार्ज चेंज आ जाए। हाँ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल स्टेट चेंज होनी है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो वॉल्यूम में तो चेंज आएगा ही आएगा। लेटेंट हीट, इसमें भी तो चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है, इसकी तो जरूरत पड़नी ही है। अगर सॉलिड टू लिक्विड जाना है तब भी फेज ट्रांजिशन के लिए इसकी जरूरत पड़नी है, ये कम ज्यादा पड़नी है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी फेज ट्रांजिशन हो रही है, किस फेज से हम किस फेज में जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकती है। उसके बाद ऑप्शन सी, डेंसिटी चेंजेस आर डिसकंटिन्यूअस एट ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो सकता है सही या फिर गलत। मैम होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात ही कर रहा है, एन। यस, एन की बात चल रही है। तो वैसे ऑल ऑफ द अबव भी बनना चाहिए, ये तो सारे ही सही बन रहे हैं। आंसर की में क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं हो सकता अकेला, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे डायरेक्टली सही पड़ी है, सेकंड भी सही है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ही आंसर बनेगा इसका। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर टीबी refers to temperature below which assembly of Bose gas condense to liquid phase there is a ये मैंने आपको करवाया है क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन? नो मैम। नहीं करवाया ना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, अगर आप नॉर्मल बोसोन्स को देखोगे तो कुछ का ग्राउंड स्टेट में पड़े होंगे और कुछ के एक्साइटेड स्टेट में पड़े होंगे, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब समझो यहीं से बना लो, कंडेंस कर हो जाना, ठीक है। जैसे आपको वेपर्स, हमने किसी के वेपर्स बनाए, ठीक है, जैसे आप मान लो पानी ही उबाल रहे हो, तो पहले वेपर्स बन जाते हैं ना। अगर आपने ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, कुछ टाइम गैस बंद कर दो, ठंडा होने दो उसको, कुछ टाइम उसको ठंडा होने दो, तो ठंडा होने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो वेपर्स है ना, वो उस जो जिस ढक्कन के, ठीक है, ढक्कन के साथ लगे होते हैं, ठीक है। या फिर और ठंडा करो तो वो नीचे भी आ जाते हैं कंटेनर के, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि अपने जो वेपर्स बनाए थे ना, वो ठंडे होके कंडेंस हो गए हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ग्राउंड स्टेट में वापस आ गए हैं। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो 3 कंडीशंस क्या होती हैं कि फर्स्ट कंडीशन की ग्राउंड स्टेट में बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स होने चाहिए एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट बहुत ही ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कंडेंस होने का मतलब कि जो भी एक्साइटेड स्टेट में गए थे वो वापस किसी में आ जाए, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तब उसे बोलेंगे कि ये कंडेंसेशन हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसकी ये होती है। सेकेंड कंडीशन, जब टी, एक टेम्परेचर होता है टीबी, मीन्स यहाँ पे ये सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं टीबी। वो टेम्परेचर को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर या फिर बोस टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए वो इससे लेस होना चाहिए, टीबी से लेस होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, दोनों में से क्या लिखूं? दो चीजें हैं, सोच के बताओ जरा, टीबी से लेस लिखूं या फिर ग्रेटर लिखूं? अगर टीबी ऐसा टेम्परेचर है
अगर तो आप इसके ऊपर देखोगे तो अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप टीपी के नीचे देखोगे, जितना नीचे चले जाओगे मीन्स उसको ठंडा करते हुए जा रहे हो आप, जितना ठंडा करोगे उतने हमारे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे एक्साइटेड स्टेट से। तो टेम्परेचर लेस होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। एक आपको थर्ड कंडीशन भी इसकी बता ही देती हूँ। थर्ड कंडीशन है जो डी बाई एस है वो बड़ा होना चाहिए 1 से। डी बाई एस बड़ा होना चाहिए 1 से। अब डी और एस की वैल्यूज आपको पता है, डी डायमेंशंस है। अगर 1D का केस है तो 1, अगर 2D का केस है तो 2, अगर 3D का केस है तो वैल्यू हो जाएगी 3। और एस रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक की बात है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन इसकी ये हो जाती है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो इन्होंने ना थर्ड ऑप्शन लिखी हुई है, देयर इज अ सिग्निफिकेंटली लार्ज ऑक्यूपेंसी ऑफ ग्राउंड स्टेट इन अ सिस्टम ऑफ बोसोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स होने चाहिए, तब आप इसको बोलोगे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हुई है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? 3 पॉइंट्स, 3 कंडीशंस इसकी याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज करेक्टराइज्ड बाय। ये फिर से दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है जो आपने ऊपर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, थर्ड वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, टू एंड्स ऑफ अ रॉड आर केप्ट एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। When 2000 Kelvin of heat flows in this rod, then the change in entropy is। कितनी वैल्यू होगी एंट्रोपी की? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 कैलोरी किलो 20 कैलोरी कैलोरी पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी, हाँ जी 20 आ रहा है। हो जाएगा ये बाकियों का क्वेश्चन। वही ds इज इक्वल टू dq बाई टी का फॉर्मूला लगाना है आपने। हाँ जी, हो जाएगा बाकियों का क्वेश्चन। मैम करवा दो। कौन बताएगा ये क्वेश्चन जिन्होंने 20 निकाला है? ds इज इक्वल टू dq बाई dt। dq की वैल्यू 2000 दे रखी है, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 500 माइनस 400, तो वो 100 आ गया, 20 बच गया। इतना आ जाएगा आपके पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। A given amount of heat cannot be completely converted into work. However, it is possible to convert a given amount of work completely into heat. This statement results from कौन से लॉ था ये थर्मोडायनामिक्स का? ये तो टिप्स पे होने चाहिए थे क्वेश्चंस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बोला था कि हम कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकते जो कंप्लीटली, ठीक है, मींस जो इट्टा की वैल्यू है, एफिशिएंसी की वैल्यू है वो 100% दे, कि जितनी हमने हीट दी है उतना ही वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसी इम्पॉसिबल है कोई भी मशीन बनाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, a perfectly black body is radiated at T1 Kelvin temperature. A perfectly black body is radiating at T1 Kelvin temperature. Its radiation rate is to be increased to 16 times. What will be the temperature T2 for this? Black body का क्वेश्चन है। Black body means temperature or radiation rate is to be increased 16 time। मीन्स आप इसको वेवलेंथ की टर्म में ले सकते हो।
ठीक है, तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का कोई रिलेशन देखा था किसी ने ब्लैक बॉडी में? लैम्डा प्रोपोर्शन। ब्लैक बॉडी में एक रिलेशन क्या हुआ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। मिनट, वो ये ऐसे ही होना है क्या? एक मिनट एक मिनट, बट आपको मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं गिवन ना। इट्स रेडिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज टू 16 टाइम्स। व्हाट विल बी द टेम्परेचर T2 फॉर दिस? अच्छा एक मिनट, रेडिएशन रेट का क्या मतलब है? वेवलेंथ नहीं है ये, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ। रेडिएशन रेट का क्या मतलब है? रेडिएशन रेट मींस एनर्जी टाइम के साथ कितनी आ रही है, या फिर कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम रेडिएशन रेट बोल सकते हैं या फिर नहीं? एनर्जी पर यूनिट टाइम को रेडिएशन रेट बोल सकते हैं या फिर नहीं? यस या मैम। फिर आप इसको, ठीक है, या फिर आप एक चीज और बोल सकते हो कि एनर्जी कितनी आ रही है, ठीक है, एनर्जी कितनी आ रही है हर सेकंड में, हर एक टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, उसको हम बोल सकते हैं रेडिएशन रेट। अब रेडिएशन ब्लैक बॉडी में सबसे पहली चीज हमने यही की थी कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो T⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टीफन्स लॉ। ये किया था कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ या फिर इंटेंसिटी की होगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोल सकते हो आप, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी हमें यही बताती है कि एनर्जी कितनी आ रही है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारा रेडिएशन रेट ही तो है। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁴ के, तो पहले टेम्परेचर था T1, ठीक है। अब टेम्परेचर हमारा हो गया है, ये हो गया है 16 नहीं, अच्छा, जब आपके पास आई की वैल्यू इतनी है, जब T1 इतना था तो आई की वैल्यू इतनी थी। अगर रेडिएशन रेट को 16 टाइम बढ़ा दिया जाए, अगर इसको 16 टाइम कर दिया जाए, तो T2 की वैल्यू पूछी है, टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगर टेम्परेचर T1 है तो आई की वैल्यू इतनी है। अगर आपके पास रेडिएशन रेट को 16 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो T2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, कितने टाइम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगी। उसके लिए दोनों को डिवाइड कर दो, 16i/i T2/T1⁴, तो ये कैंसल, यहां से आ जाएगा T2⁴, ये 1/4 बनेगी, ठीक है। T2/T1, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 1/4, तो T2/T1, तो ये कैंसिल होके यहाँ से आ गया है 2 टाइम्स T1, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन रिलेशन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे जल्दी से, चारों में से कौन सी सही होगी? All particles of a given kind are treated as mutually indistinguishable। क्या हम स्टैटिस्टिकल में all particles of given kind are treated as mutually indistinguishable, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? मैम क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में तो सही है, पर क्वांटम मैकेनिक्स के केस में तो नहीं है ना। उसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं, the phase space of n degrees of freedom
will have two n dimensions. Its unit cell volume will be h raised to power n. ये सही है ये चीज? सही है। यस मैम। अच्छा, ऑप्शन बी तो सही है। विद द सिस्टम हैविंग n रेज टू पावर 23, ये पता नहीं बॉक्स डाला हुआ है कि क्या है, पार्टिकल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेल्थ ऑफ अ बॉक्स हैविंग पार्टिकल डेंसिटी डिफरेंस इज निग्लिजिबली स्मॉल, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या है। फोटॉन्स मे बी ट्रीटेड एज अ फॉलोइंग, फर्मी डार्क, हाँ जी, फर्मी फोटॉन्स फर्मी डार्क को ओबे करते हैं, नहीं मैम, किसको वो ओबे तो करते हैं? फर्मियंस नहीं होते। फोटॉन्स तो उसको करते हैं हमारा सबसे पहले मैक्सवेल को। फोटॉन्स, सोच लो। कि बोज आइंस्टाइन था मैम। बोसॉन्स होते हैं फोटॉन्स, तो ये बोस आइंस्टाइन को ओबे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी जो ऑप्शन सी है तो उसको तो ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट डायरेक्टली अगर आप देखोगे ऐसे ही डाले होते हैं कि एक तो इनकरेक्ट आपको मिल ही जाएगा, तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैम फिर ऑप्शन वो डी। जो फर्स्ट ऑप्शन है फिर वो गलत नहीं होगा? जरूरी नहीं है, हर पार्टिकल आप इनडिस्टिंग्विशेबल ट्रीट कर सकते हो अगर क्वांटम मैकेनिक्स लगाओ। क्लासिकल मैकेनिक्स मैम, उसने कहा नहीं, पार्टिकल्स इन। ठीक है मैम। मैंने बोला कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स लगा रहे हो तो इनडिस्टिंग्विशेबल बोल सकते हो ना। तो ऑप्शन डी ही, देखो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है अगर आप क्वांटम लगाओगे, ठीक है, बट ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। फोटॉन्स तो कभी फर्मी ड्राफ्ट को बे कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है तो मैम। बोसोन्स को, बोसोन होते हैं वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बताओ कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन है जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बना देगी? मैम जो सबसे पहला रिलेशन होता है वही होता है शायद। यही दिया है ऑप्शन में, बी। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, आप मेरे को ना लेक्चर खत्म होने के बाद 5 मिनट में इसको सॉल्व करके भेजोगे। मेरा नहीं हुआ था मैम ये वाला। बाकियों का देखते हैं कौन करता है। मैम वैसे क्लस्टियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक साइड सिंगल डेरिवेटिव होता है और एक साइड डबल डेरिवेटिव भी होता है ना? डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टी v2 - v1, ये होती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। केमिस्ट्री में तो कुछ और पढ़ी थी मैंने लगता है। किसमें? केमिस्ट्री में। मैंने तो आपको यही करवाई है। केमिस्ट्री में तो कुछ और थी, पक्का याद है मुझे। फिजिक्स में तो मैंने आपको यही करवाई है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, अगर दोनों चीजों में सेम है तो सेम देना चाहिए ना सारा कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मुझे फोटो खींच के भेजना एक बार, क्या पढ़ते हो केमिस्ट्री में। मैम बाद में भेज दूंगा, मुझे ना बुक देखनी पड़ेगी एक्चुअली। हम बाद में ही बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। उसके बाद है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन निकालनी है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ड्राइव करके आपके पास निकलेगी। अ, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, a reversible heat engine can have 100% efficiency if the temperature of sink is, ईटा की क्या वैल्यू होती है? ईटा की वैल्यू होती है 1 - T2/T1। अगर आपको ये 100% चाहिए, मीन्स ईटा की वैल्यू 1 करने के लिए सिंक सिंक का टेम्परेचर होता है T2, कितना होना 0 चाहिए? केल्विन। 0। अगर आप इसको 0 बना दोगे तो 1 - 0 0, 100% आ जाएगा। मैम 0 केल्विन ना? 0 केल्विन
ही होगा। क्योंकि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाएंगे तो उसे -273 केल्विन लिख सकते हैं। केल्विन ही होगा, क्योंकि बात हमें केल्विन में ही करनी पड़ेगी। हम नीचे वाली चीज को भी तो उसमें कन्वर्ट करके करेंगे ना, केल्विन में बात करेंगे नीचे वाली चीज को भी। मैम क्लस्ट्रियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में एल क्या था उसमें? लेटेंट हीट। कब करवाई थी मैम वैसे वो? फेज ट्रांजिशन में। तो आप लोग सच में रिवीजन नहीं करते हो, बड़ी बुरी हालत हो रखी है तुम लोगों की। मैं ना कल इलेक्ट्रॉनिक्स के ना क्वेश्चन पूछूंगी, रिवाइज करके बैठना। आगे आगे चले जा रहे हो, पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हो। कौन से सब्जेक्ट हुए हैं आपके? अभी तो 2 ही हुए हैं। हाँ मैम जी। थर्मो की पूछ लेना, क्योंकि हम असाइनमेंट्स भी अब दोबारा रिपीट करेंगे ना सारा। नहीं, थर्मो तो आप पढ़ लोगे, मेरे को पता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछूंगी, लाइव टेस्ट लेंगे। कितने बच्चे हो क्लास में? 15-20 हो। लाइव लाइव वाली क्लास में 15-20 क्वेश्चन आए, एक एक बंदे के पास एक एक क्वेश्चन आएगा। कल ध्यान रखना, कल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट लूंगी। ठीक है मैम। If a system A is in thermal equilibrium separately with B and C, then B and C are also in thermal equilibrium with each other. This statement of जीरोथ लॉ। किसकी स्टेटमेंट? जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट है ये। मैम बस आपने यही असाइनमेंट डाली हुई ना इलेक्ट्रॉनिक्स की और इसकी 3? हाँ जी। उसके बाद तो नहीं कोई असाइनमेंट डाली अभी? नहीं। ठीक है। The Clausius-Clapeyron equation indicates that an increase in pressure increases the melting point. Melting point in case of all substances which expand on, ये ना आपका उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 याद रखना, अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना, नेहा मैम से। आपने वैसे ये अभी करना है केमिस्ट्री में डिटेल में, यस मैम। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछना उनसे। मैम कह रहे थे थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल लास्ट में करवाएंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ही एक आधा आता है, चैप्टर बहुत लेंथी है। कोई बात नहीं, आप ना ये क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि ठीक है। मैंने उतनी डिटेल में, हाँ फिजिक्स में उतनी डिटेल में नहीं की हुई ये चीजें। अच्छा, द वर्क डन W during an isothermal process in which the gas expands from initial volume V1 to final volume V2, गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होगा मैम। और कितनी होगी वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? RT log of V2 by V1। यस। केमिस्ट्री में तो इसे भी नेगेटिव लेते हैं अगर सिस्टम वर्क करता है तो। केमिस्ट्री की तो बात ही मत करो तुम लोग, उल्टी लेके काम करते हैं वो तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मास m of water at temperature T1 is isobarically and adiabatically mixed with an equal mass of water at T2। adiabatically means insulated है सिस्टम, ठीक है। द इंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। ये हम कर चुके हैं, वाटर को वाटर में मिक्स किया गया है, सेम फेस वाला क्वेश्चन है ये। उसके लिए इंट्रोपी चेंज निकालना है, ये हम कर चुके हैं।
हाँ जी, नहीं किया हुआ क्वेश्चन क्या ये? किया हुआ मैम। बताओ कैसे करना है, आप ही बताओगे आज। मैम इसमें हमारे पास एक जैसे मास का दे रखा है टेम्परेचर T1 पे, उसकी Q1 अपने पास आ जाएगी mc/T1। उसके बाद सेकंड वाले का मास m है और टेम्परेचर T2 पे, तो उसकी भी Q2 आ जाएगी mc/T2। उसके बाद दोनों को हमने मिक्स किया है तो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा दैट इज T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को मिक्स करके। इसके बाद हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला लगा दिया दैट इज mc log ऑफ TF बाई TI, वो इंटीग्रेशन करके अपने पास आया ना। इसके बाद टोटल निकाल लिया दोनों को S1 प्लस S2 करके। देखो आपके पास ds होता है dq बाई टी, हमने टोटल निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर देंगे dq की वैल्यू होती है mc dt बाई t, ठीक है। अब जो सिस्टम है हमारे पास ऐसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो ये बाहर से इंसुलेटेड है ना, अगर बाहर से इंसुलेटेड है तो ये क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कि आपने इसका मास m1 है, इसका मास m है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, तो दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा T, ठीक है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा T। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, आपके पास यहाँ पे दोनों सिस्टम का आएगा, दोनों का आएगा या फिर एक का आएगा, पूरे यूनिवर्स का चाहिए ना आपको। तो फर्स्ट की इंट्रोपी चेंज प्लस सेकंड की इंट्रोपी चेंज, ये आना चाहिए आंसर। ऐसा आएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, यही आएगा ना, या फिर कुछ और आएगा? यही आएगा मैम। ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम में एंट्रोपी कितनी चेंज हुई है, सेकंड में कितनी चेंज हुई, क्योंकि हीट हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी तो चेंज दोनों में ही आएगा। अब इसके लिए dq बाई टी, इसके लिए dq बाई टी। तो अब फर्स्ट सिस्टम के लिए मास m है c, dt बाई टी टेम्परेचर जाएगा T1 से T की तरफ, प्लस सेकंड के लिए T2 से T की तरफ जाएगा mc dt बाई टी। अब mc तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, इसका आ जाएगा log, ठीक है। अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट T1 है, प्लस सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी log t T2। तो यहाँ से mc बाहर आया, log t बाई T1 प्लस log t बाई T2, यही लिख सकती हूँ मैं। वैसे तो आएगा log t माइनस log T1, फॉर्मूला पुट कर दिया log a माइनस b का, log a बाई b हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सॉरी t आएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, log a प्लस log b तो लिख सकते हैं log ab, तो ये आ जाएगा log t स्क्वायर बाई T1 T2। अब ऑप्शन में t नहीं है, T1 T2 की टर्म्स में बात हो रही है, तो आपको t निकालना है। t क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं हम हीट से। अब सिस्टम टोटली इंसुलेटेड है बाहर से, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो जो आपका डेल्टा क्यू है वो 0 है, तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 को मैं लिख सकती हूँ 0, क्योंकि बाहर से इंसुलेटेड है, बट हीट हायर टू लोअर तो मूव करेगी ना, ठीक है। इन दोनों में तो हीट का चेंज आएगा, इसमें कितना आ रहा है डेल्टा Q1, इसमें डेल्टा Q, ओवरऑल इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा mc dt प्लस mc dt इज इक्वल टू 0। टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो, mc बाहर लिखो, लिमिट्स ये T1 से T की तरफ, ये T2 से T की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे dt की इंटीग्रेशन t माइनस T1 प्लस mc t माइनस T2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। mc बाहर आ जाएगा, ये t माइनस T1 प्लस t माइनस T2 इज इक्वल टू 0, तो mc ये बना 2t माइनस T1 प्लस सॉरी माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब मास 0 नहीं है, c 0 नहीं है, तो इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से देखो इसको निकालो, T1 प्लस T2 बाई 2, ये आ जाएगी t की वैल्यू, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, mc log T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर
बाय 4 T1 T2। ठीक है, अब ऑप्शन में ये भी नहीं है किसी ऑप्शन में, बट हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल का 2 लेके आगे ले आएंगे 2 को। तो हम इसको अगर ऐसे लिखे 2 रूट T1 T2, पूरे का मैंने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आगे ले आई 2mc log T1 प्लस T2 बाय 2 रूट T1 T2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? बताओ जल्दी, क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब नेक्स्ट आपको ना क्वेश्चन आए हुए हैं कैनोनिकल से, ग्रैंड कैनोनिकल से, माइक्रो कैनोनिकल से, तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कैनोनी, पहली बात, इंसेम्बल क्या होता है? इंसेम्बल होता है, कलेक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की। ठीक है, कलेक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की, जिसको बोलते हैं इंसेम्बल। अब इंसेम्बल पहले, सबसे पहले बना था कैनोनिक माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ठीक है, पहले बना था माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। तो माइक्रो कैनोनिकल में क्या था, जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, क्योंकि इंसेम्बल का मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स है, कि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम के कलेक्शन को बोला गया है इंसेम्बल। ठीक है, अब ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये ना तो एक दूसरे के साथ ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। ये दो पार्टिकल्स ना तो एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ना ही पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, और ना ही सराउंडिंग के साथ करते हैं। ठीक है, तो सब सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन वी एंड ई। एन वी एंड ई ऐसे वेरिएबल, सिस्टम को ऐसे वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि इक्विलिब्रियम पे चेंज ना हो। अगर आप इक्विलिब्रियम पे देखोगे, ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, तो ये भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, बट एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो माइक्रो कैनोनिकल अगर आपसे पूछा जाए, तो माइक्रो कैनोनिकल में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब एक चीज है, अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, तो वॉल्स क्या होंगी, इंसुलेटेड होंगी या फिर नॉन इंसुलेटेड होंगी? इंसुलेटेड होंगी या फिर कंडक्टिंग होंगी? इंसुलेटेड इंसुलेटेड में। होगा। इंसुलेटेड, तो इसकी वॉल्स इंसुलेटेड होंगी। अब वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्स क्या है, रिजिड है। रही बात नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे, तो वॉल्स कौन सी होंगी, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, स्पेलिंग देख लेना इसके। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो वॉल्स इम्परमिएबल होंगी, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो रिजिड वॉल्स होंगी, अगर आपके पास एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है तो इंसुलेटेड होंगी। ठीक है, अब माइक्रो कैनोनिकल था ये। माइक्रो कैनोनिकल रियल लाइफ में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम किसी सिस्टम को परफेक्ट इंसुलेटेड बना ही नहीं सकते। तो उसके बाद आता है कैनोनिकल। तो कैनोनिकल में क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, इन दोनों में भी हो सकती है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, तो माइक्रो कैनोनिकल में ना पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे थे ना एनर्जी, बट कैनोनिकल में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो एम ऐसे ही रहेगा,
V वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, E एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इसका मतलब एक का टेम्परेचर मींस अगर एनर्जी दो, मान लो इन दोनों सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो एनर्जी से एक्सचेंज कैसे हो सकती है? एक कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी, एक लोअर पे होगी, तो एनर्जी हायर टू लोअर मूव करेगी। बट धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, तो एक पॉइंट पे ये दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, मींस सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो कैनोनिकल में आप इसको ई नहीं लिख सकते, क्योंकि एनर्जी तो सेम नहीं रही, एनर्जी तो चेंज हो ही जा रही है ना, वो तो सेम नहीं रही। तो दोनों सिस्टम की एनर्जी सेम नहीं रही, बट टेम्परेचर सेम हो गया है दोनों का। तो कैनोनिकल में हम किसी भी सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन वी और टी के साथ, ठीक है, एन वी और टी के साथ। उसके बाद आता है हमारा ग्रैंड कैनोनिकल। कई बार मीन्स हमारे पास ना जो कंस्ट्रक्शन में हम परफेक्ट ऐसा बना ही नहीं सकते कि हाँ हमारे सारे के सारे पार्टिकल अंदर ही रहे, हो सकता है कि एक आधा पार्टिकल बाहर निकल जाए, तो उसके लिए उसके बाद बना था ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल में क्या था, ग्रैंड कैनोनिकल में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज कर रहे थे और एनर्जी भी एक्सचेंज कर रही थी, ठीक है। अब वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो इक्विलिब्रियम पे टी आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये याद रखना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये चीज याद रखना। तो हम सिस्टम को म्यू वी और टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये तो रही कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि वॉल्स परमिएबल है, रिजिड है और इंसुलेटेड है। यहाँ पे कोई बता सकता है कि वॉल्स कौन सी होंगी? कंडक्टिंग। मैम रिजिड एंड इम्परमेबल होगी। और कंडक्टिंग। यस, इम्परमिएबल, रिजिड और कंडक्टिंग हो जाएंगे, इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। इसमें वॉल्स परमिएबल हो जाएंगी, रिजिड और कंडक्टिंग रहेंगी। इसमें परमिएबल क्योंकि पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, परमिएबल, रिजिड और कंडक्टिंग, ठीक है। तो ये था माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, कैनोनिकल में सिर्फ एनर्जी, और ग्रैंड कैनोनिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सॉरी मैम 14 मैम ना। हाँ जी, मैम जो म्यू है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ आपस में चेंज होंगे, जो बॉक्सेस बने जो एनेबल्स बने, कि भी बाहर सराउंडिंग्स के साथ भी जा सकते हैं? और भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है मैम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ग्रैंड कैनोनिकल ensemble a system A of fixed volume is in contact with the large reservoir B, then A, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक A सिस्टम है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, इज इन कॉन्टेक्ट विद लार्ज रिजर्वॉयर B, देन A और B में एनर्जी एक्सचेंज होगी, पार्टिकल एक्सचेंज होंगे, या फिर नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल, या फिर एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल्स। बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल। यस, बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अब वही सेम चीज है, आप क्वेश्चन ना रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या चीज एक्सचेंज होगी? एक्सक्यूज मैम, ये असाइनमेंट है? ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी मैम। ये उसकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की असाइनमेंट्स करवा रही हूँ, 3 असाइनमेंट्स थी। ये अपलोड होगी इसमें ऐप में? एक जो कल मैंने करवाया था उसकी तो वीडियो मैंने ना ग्रुप में डाली थी। ओके मैम, मैंने एक्चुअली मैम मैंने ना 1 वीक लगाई नहीं है, क्लासेस नहीं लगाई। ओके, कोई बात नहीं, मैंने ना हाँ ग्रुप में डाली है वीडियो।
ओके मेरे अपलोड करने का टाइम नहीं लगा इसलिए ग्रुप में डाल दी वीडियो। उसके बाद माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है, कौन सी चीज चेंज होती है? neither energy nor particles. यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स वाला, और ये ना हम सीएमपी में करेंगे इसको। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी। कितने टॉपिक हो गए हैं? देखो, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, एक वो तो थर्मो किया एंड था। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गई है, एक एटॉमिक स्टार्ट हुई थी। एटॉमिक भी होगी? नहीं वो चल हुई रही नहीं है। है, अभी तो उसके 2 ही लेक्चर्स हुए हैं। तो आप ऐसा ओके करना गगन, एटॉमिक के ना 2 लेक्चर्स देख लेना आज और कल में। ओके, ऐप में होंगे ना? हाँ जी। मैडम मेरे को भी शेयर कर दो, मेरी कोई भी नहीं लगी है। उसके बाद जो 17 एंड 18 है ये हम सीएमपी में करेंगे क्योंकि आपको अभी टॉपिक ही नहीं करवाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है इन केस ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इन लोअर एनर्जी लेवल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सक्यूज मैम, डिक्रीजेस इन। हाँ जी। आज वहाँ पे खुला होगा ना इंस्टीट्यूट? चंडीगढ़ में? जी हाँ जी। आपने नोट्स लेने हैं? जी, हाँ मैंने जी। बात की थी सैटरडे, तो हाँ जी, आप ले मेरे जाना। ओके ओके, प्रिंट तो सबके ही हो गए हैं नोट्स। ठीक है मैम। जिसने भी लेके जाने हो चंडीगढ़ से लेके जा सकता है कभी भी। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल में इंक्रीज तो करेंगे, बट कब करेंगे? अगर हम उसको ठंडा जब करेंगे, ठंडा। टेम्परेचर लो होगा। हाँ, और प्रेशर हाई होगा। प्रेशर हाई होगा फिर इसका। अगर आप किसी को पार्टिकल्स को पहले ऊपर घूम रहे थे उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया तो प्रेशर तो हाई होना स्टार्ट ही हो जाएगा ना। हाँ जी मैम। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो अगर हमने कंडेंस करना है तो ठंडा करके ही करेंगे, टेम्परेचर कम कम ही करेंगे। तो लो टेम्परेचर अगर आप इसको ग्राउंड स्टेट में लेके आ रहे हो तो इकट्ठा कर रहे हो पार्टिकल्स, तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हम ठीक है। फिर इसका डी ऑप्शन भी तो सही है, पार्टिकल डिक्रीजेस इन लोअर एनर्जी लेवल डिक्रीज क्यों हो रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल में? एट हाई इंक्रीज। टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। बट उस केस में भी मैम प्रेशर फिर हाई होगा। बट नहीं, आप इस चीज को देखो, ये फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की तो कंडीशन नहीं हुई ना ये। ठीक है मैम। उन्होंने बोला है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, मुझे लोअर में हायर पार्टिकल ही चाहिए। ठीक है मैम। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है इन कंप्लीट कार्नोट साइकिल द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव और इनफाइनाइट। क्या रहती है? चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या रहती है? सिस्टम कार्नोट साइकिल में क्या था, सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या रह जाएगी? जीरो। जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 इन if du and dw represent the increase in internal energy and work done by the system in thermodynamic process, which of the following is true? Delta u is equal to minus delta w in adiabatic process,
डेल्टा यू, इन चारों में से बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे तो फर्स्ट ही है, हाँ जी मैम, फर्स्ट ही आएगा। फर्स्ट ही आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एडियाबैटिक के लिए ये 0, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस ऑफ दिस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीज होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कन्फाइंड ideal gas does minus 150 joule of work against its surrounding. This implies that 150 joule of heat has been removed from the system. क्या होगा इसका आंसर? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल से क्या समझते हो आप? टेम्परेचर कांस्टेंट। उसका मतलब कुछ और चीज निकल सकती है यहाँ से। टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, मींस डी यू PU 0 हो 0। जाएगा, डी यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डी यू हमारा 0 हो चुका है, मींस डी क्यू किसके इक्वल आ गया है? डी क्यू आ गया है डी डब्ल्यू के इक्वल। अब सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड करने के लिए क्या करेगा वो? हीट बाहर निकालेगा या फिर उसको लेनी पड़ेगी हीट? हीट चाहिए होगी मैम। वर्क माइनस है, माइनस मीन सिस्टम बाय द सिस्टम या फिर ऑन द सिस्टम वर्क किया जा रहा है। एक्सपैंड कर रहा है तो अब बाय द सिस्टम ही हो रहा है ये वर्क। यस, बाय बाय द द सिस्टम सिस्टम होगा। है। तो कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कौन सी ऑप्शंस होंगी। मैम अगर बाय द सिस्टम है तो इसमें हम वर्क पॉजिटिव नहीं लेंगे, फिर इसने नेगेटिव साइन क्यों दे रखा है? उन्होंने बोला है आइडियल गैस डज माइनस 150 जाउल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के अगेंस्ट कर रहा है 150 जाउल। नहीं मैम, फिर इसमें माइनस तो नहीं लेना था ना, वर्क तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा। ये केमिस्ट्री वाला ले गया। ये भी कंफ्यूज हो गए कि फिजिक्स में रखे या केमिस्ट्री में रखे इसको। अच्छा बताओ, ये 150 जाउल हीट रिमूव होगी सिस्टम से या फिर क्या होगा? क्योंकि दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? मैम अगर एनर्जी तो माइनस के साइन के साथ ही देखते हैं तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, रिमूव होगी। अगर हम वर्क को पॉजिटिव लेंगे तो वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी। क्या बोला था आपने? अगर तो W की वैल्यू माइनस 150 जाउल लेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास Q की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है मतलब कि एनर्जी रिलीज आउट हो रही है। अगर हम W की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे तो इसका मतलब है Q की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमें सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी, वो ऐड होगी एनर्जी उतनी। पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी ये, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है ना, एक्सपेंशन हो रही है तो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव लेना, इसको कर लेना, इसको करेक्ट। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मे बी हम पहले कर भी चुके हैं या फिर नहीं किया है। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस is found to be proportional to cube of its temperature. एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन याद आ जानी चाहिए, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब उन्होंने बोला है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये गिवन है। और उन्होंने गामा की वैल्यू पूछी है, मीन्स इन दोनों की रेशो कितनी होगी, ये वैल्यू पूछी है। तो यहीं से आप निकालोगे, अब पी और टी में रिलेशन है, तो पी और टी में रिलेशन है, या फिर यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाल सकते हो आप, पीवी इज इक्वल टू, क्योंकि आइडल गैस की बात हो रही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ से टी की वैल्यू निकाली, कितनी बनेगी, पीवी बाय एनआर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी, एनआर को भूल जाओ क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। यहां से बन जाएगा P क्यूब बाय V क्यूब, सॉरी किससे गड़बड़ की है क्या मैंने, नहीं नहीं, ये इस तरफ ले आओगे अगर आप, P बाय पी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, तो यहाँ से बन जाएगा 1/p² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P क्यूब। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, p² V क्यूब या फिर p² V क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आ जाएगा, ये बनेगा। अब इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते आप, कंपेयर करने के लिए p की पावर नहीं है, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दो, तो p v 3/2 आ जाएगा कांस्टेंट, तो गामा की वैल्यू दोनों को कंपेयर किया तो 3/2 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस मैम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मोनोटोमिक गैस एट अ प्रेशर P having a volume V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V. The final pressure of the gas is ना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, सोचना, 10 मिनट है। मैंने इसका आंसर नहीं मैच कर रहा, 3/32 आ रहा है, आंसर नहीं मैच कर रहा इस क्वेश्चन का, 3/32 आ रहा है। ओके चलो देखते हैं, ये आप ना बाकी ट्राई करो, आंसर भेजो इसका कि कितना बन रहा है आंसर। कल भी 24th पे छोड़ा था आपको, आज भी 24th पे ही छोड़ रही हूँ। बाकी इसके क्वेश्चंस ये 40 तक है ना, ये असाइनमेंट आज देख लेना एक बार, और बाकी हम करेंगे कल। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम मुझे डिसकंटिन्यूस वाला वो मतलब रिलेट नहीं कर पा रही हूँ मैं, कि भी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मींस कि वो कॉन्टिन्यूस होता है। जी का फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में। मैम देखो कुछ वैल्यू होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूस मैम, डिसकंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। देखो ये है आपके पास करली जी बाय करली टी, मान लो ये एस है, ठीक है? तो जो एस है आपका वो जी, जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रहा है, ठीक है, जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, एक है सेकंड ऑर्डर, एक है फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकंड ऑर्डर। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हो तो उसमें एस डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर, इसमें ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऐसे चीज को समझ पा रहे हो? मैम मुझे आपने ग्राफ में तो बताया था मुझे डिसकंटिन्यूस का मीनिंग, कि भी मतलब एक ऐसे पॉइंट पे एग्जैक्ट लो हो जाती है, एकदम हाई हो जाती है, जिससे पता नहीं लगता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। बट मैम फर्स्ट ऑर्डर ऐसे सेकंड जाके ऑर्डर।
फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर से मैम इसको डिसकंटिन्यूस और कॉन्टिन्यूस को रिलेट कैसे करना है मैम, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। देखो इस चीज को ना समझो ऐसे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगी तो ये मान लो ये एस का ग्राफ है, मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, इसको सही मत समझ लेना। ये है, ये एस का ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरफ जी है, इस तरफ टी है, ये एस का ग्राफ है। अगर यही ग्राफ सेकंड ऑर्डर में होता तो ये कॉन्टिन्यूस होना था। हाँ जी मैम। ऐसे समझो इस चीज को कि अगर यही एस अगर आप सेकेंड ऑर्डर में देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक नहीं हो रही लाइन, एकदम से कोई जंप नहीं कर रही वैल्यू। बट अगर हाँ आप जी देखोगे फर्स्ट ऑर्डर में तो एकदम से इस पॉइंट पे जंप आ रहा है, मींस डिसकंटिन्यूस है ये वैल्यू। मैम, ये तो समझ में आ गया मैम, बट वो फर्स्ट ऑर्डर मतलब मैम कर्ल जी बाय कर्ल टी अगर लिखा है तो इट्स मीन क्या होता है मैम, कि वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? नहीं 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 नहीं, आप उस चीज को कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये इस यहां से आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है, हाँ ठीक जी है। मैम, यही यहाँ नहीं से पता आप लग ये रहा समझो, कि हाँ आप जी। यहाँ से सिर्फ ये समझो कि ऐसा आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव में आ रहा है जी के, बस इतनी चीज समझनी है यहाँ से, ठीक है मैम। ठीक है। जो कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। ओके ठीक है उसमें मैम। दिया हुआ है जैसे सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन के लिए एस और मतलब कि जो कर्ल टी का वो होगा एक्सप्रेशन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। अगर सेकंड ऑर्डर है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही है नहीं तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जी बाय कर्ल स्क्वायर टी कर्ल टी स्क्वायर कुछ बनता तो हम उसे सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, वो डिसकंटिन्यूस होता। उसने ठीक है ऐसे दिया हुआ है भी वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है। अगर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए लीव कर दो जल्दी से। ओके बाय मैम। बाय।